हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग होम साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण विधियों में अल्पकालिक संरक्षण है यानी टेम्परेरी प्रिजर्वेशन है। अल्पकालीन संरक्षण यानी कि कुछ समय के लिए हम खाद्य पदार्थों को किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं। ऑप्शन है कम तापक्रम पर रखना, पाश्चीकरण करना, नमी से अलग रखना, उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए यदि हमें खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखना है तो हम क्या करेंगे, कम तापक्रम पर खाद्य पदार्थ को रखेंगे। ठीक है, कम तापक्रम पर रखकर अल्पकालीन संरक्षण हम कर सकते हैं, पाश्चीकरण कर सकते हैं। किसी भी जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क को हम क्या करते हैं, होल्डर विधि होती है एक तो आपकी, ठीक है, मिल्क को प्रिजर्व रखने के लिए कुछ टाइम के लिए होल्डर विधि में होता है 63 से लेकर 66 सेल्सियस पर आधे घंटे के लिए गर्म करना। ठीक है, आधे घंटे के लिए गर्म करना। एक होता है इसमें हाई टेम्परेचर कम समय के लिए, उसमें होता है 72 सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए मिल्क को गर्म करना। इस तरीके से हम किसी भी जो मिल्क है या कोई भी लिक्विड है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं पाश्चीकरण करके। ठीक है, नमी से अलग रखना। तो आपने देखा होगा जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो नमी वाली जगह पर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे बरसात के मौसम में जो भी मुरब्बे होते हैं, अचार होते हैं, उनमें फफूंद लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि बरसात के मौसम में नमी की अधिकता होती है। ठीक है, इसलिए जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको सूखे स्थान पर रखा जाए, जहां पर बिल्कुल भी नमी ना हो, ऐसी जगह पर उनको रखा जाए। तो इन तीनों के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्पकालीन संरक्षण हम भोज्य पदार्थों का कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता होती है। यानी जो रेशा है, यदि हम रेशे को दबाएंगे, मोड़ेंगे या सिकुड़ेंगे तो उसके बाद भी वह अपने आकार में आ जाता है। तो ये कौन सी क्वालिटी होती है रेशे की? ऑप्शन है लचीलापन होता है, घनत्व होता है, तन्यता होती है, प्रतिस्कंदता होती है। तो क्या होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वस्त्र को दबाने, तोड़ने या फिर भींचने पर वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए तो उसको प्रतिस्कंदता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस खाद्य पदार्थ का धुएं द्वारा संरक्षण किया जा सकता है? यानी धुएं के द्वारा किस खाद्य पदार्थ को संरक्षित किया जा सकता है? ऑप्शन है अनाज को, दूध को, सब्जी को या फिर मांस को। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। धुएं द्वारा मांस को संरक्षित किया जा सकता है। पुराने समय से ये विधि चलती आ रही है। इस विधि के द्वारा जो मांस का बाहर आवरण होता है, बाहरी आवरण, वो सूख जाता है और इससे मांस को संरक्षित किया जा सकता है। पहले के टाइम में जो शिकारी लोग होते थे वो इस विधि का प्रयोग करते थे। ठीक है, क्या करते थे वो लोग, मांस के बड़े बड़े टुकड़े या भाग को आग के ऊपर लटका देते थे और काफ़ी दिनों तक मांस जो रहता था वो संरक्षित रहता था। तो धुएं द्वारा मांस को संरक्षित किया जाता था। पुराने टाइम से ये विधि चलती आ रही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है रेशम मानवकृत रेशा है, रियोन प्राकृतिक रेशा है, लिनिन वनस्पतिक रेशा है, ऊन धात्विक रेशा है। तो इसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि लिनिन जो होता है वनस्पतिक रेशा है। रेशम कैसा है? ये भी आपका कैसा रेशा है? प्राणिज रेशा है। ठीक है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक है। ठीक है, रियोन आपका कैसा होगा? मानवकृत रेशा होगा। ठीक है, सिंथेटिक। ऊन कैसा है? ये भी प्राकृतिक है, एनिमल जगत से ये प्राप्त होता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आपका होगा। नेक्स्ट है, फलों एवं सब्जियों के काटने में एंजाइमी यानी भूरापन, जिसे ब्राउनिंग कहा जाता है, को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। ब्राउनिंग होता है जब आप कभी सेब को काटते हैं या आलू काटते हैं तो उन पे ब्राउनिंग आ जाती है, यानी वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। आपने अक्सर एप्पल देखा होगा, जब आप उसे कट करते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। उस ब्राउनिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए है एंटीऑक्सीडेंट, पानी में डुबोना, हवा में खुला छोड़ देना। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एंटीऑक्सीडेंट आप उसमें डाल सकते हैं,
जैसे नींबू निचोड़ के आप रख सकते हैं उसको, ठीक है। नींबू निचोड़ के क्या होगा, उस पर ब्राउनिंग नहीं आएगी। पानी में डुबो के आप रख सकते हैं। आलू आपने अक्सर देखा होगा, आलू जब काट देते हैं जिससे कि वो काले ना पड़े, ठीक है, या ब्राउन ना हो, तो उनको पानी में डुबो दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्राउनिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। ऊनी कपड़े को यदि फिनिशिंग देनी है तो उसके लिए कौन सा पदार्थ यूज होगा? ऑप्शन है क्लोरीन होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, या फिर सोडियम फ्लोराइड होगा। तो कौन सा होगा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और ये क्या है, ब्लीचिंग एजेंट भी है, ठीक है। क्या है ये? ब्लीचिंग एजेंट है, जिसके द्वारा ऊन को ब्लीच किया जाता है। ऊन को फिनिशिंग देने के लिए इसका यूज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज रेशम में भी होता है, ठीक है। रेशम को फिनिशिंग देने के लिए या रेशम की जो ब्लीच है, ब्लीच करने के लिए रेशम पर भी इसका यूज होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कच्चे रेशम में जो प्रोटीन होता है, कच्चे रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है केराटिन, फाइब्रिन, एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन। तो कौन सा होता है प्रोटीन? फाइब्रिन प्रोटीन होता है रेशम में। केराटिन की यदि बात करें ऊन में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा इसमें। नेक्स्ट है, मैड्रिन एक प्रकार का है। मैड्रिन क्या होता है? ऑप्शन है कॉलर होता है, कफ होता है, आस्तीन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैड्रिन जो होता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कॉलर होता है एक प्रकार का। किस टाइप का? देखिए इस टाइप का ये कॉलर होता है, ठीक है। खड़ा कॉलर जो होता है, आजकल कुर्तों में भी लड़कियों के ये बने हुए आते हैं, तो इस टाइप का ये होता है, गोल होता है। क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं, किस टाइप का होता है मैड्रिन कॉलर जो होता है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी रहे होंगे, इस टाइप के जो कॉलर होते हैं ये मैड्रिन कॉलर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। प्रबंध प्रक्रिया यानी मैनेजमेंट प्रोसेस का जो प्रथम चरण होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है नियंत्रण होता है, मूल्यांकन होता है, संगठन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रबंध प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि सबसे पहला चरण कौन सा होता है? आयोजन होता है। कोई भी योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले कोई भी आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, बर्थडे पार्टी है या कोई भी संगीत फंक्शन कुछ भी है, तो सबसे पहले आप आयोजन करेंगे, उसके बाद संगठन करेंगे, उसके बाद नियंत्रण और उसके बाद मूल्यांकन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वास्तविक आय को आय भी कहते हैं। जो वास्तविक आय है उसको कौन सी आय कहा जाता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष आय, पैसा, या मानसिक, या फिर कुल या संपूर्ण आय। तो क्या कहा जाता है? तो देखिए जो विशेष अवधि में प्राप्त होने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं से जो प्राप्त होती है उसको वास्तविक आय कहते हैं। यदि ये इसको प्रत्यक्ष आय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो प्रत्यक्ष रूप से आपको प्राप्त हो रही है, धन के रूप में आपको प्राप्त हो रही है, वो कैसे हो सकती है? किसी को सैलरी मिलती है, ठीक है, तो आपको पैसे मिल रहे हैं, धन मिल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली वो आपको मिल रहा है, ठीक है। दुकान या मकान का किराया हो गया, वो भी आपको धन के रूप में मिल रहा है, या फिर बैंक में जो भी आपके पैसे जमा है उस पर जो ब्याज आपको मिल रहा है, तो वो भी आपको प्रत्यक्ष या डायरेक्ट आय के रूप में प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ए होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ भूरी बिंदी दर्शाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी आप पैकेज्ड फूड लेते हैं, फूड आइटम जो भी होता है पैकेट में, उसमें कुछ डॉट लगे रहते हैं, ग्रीन हो गया, ठीक है, रेड हो गया, या फिर ब्राउन हो गया। तो वो क्या चीज़ वो बताते हैं कि हमें पता चले कि उसके अंदर कैसा आइटम होगा। ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, अंडायुक्त, या फिर तरल। तो देखिए जो भूरी या ब्राउन बिंदी दर्शाता है उसमें तरल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इस टाइप के डॉट लगे होते हैं, कोई भी आप पैकेट उठा के देखेंगे सभी पे ये आपको मिलेगा। यदि वो वेजिटेरियन है तो ग्रीन मिलेगा, नॉन वेज है तो रेड मिलेगा, और यदि वह ब्राउन कलर का है तो उसमें तरल या लिक्विड पदार्थ उसमें होता है। तो ये पहचान होती है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की। कोई भी मसाला खरीद रहे हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि उस मसाले में कैसा वो है, वैसे तो लिखा ही रहता है सब कुछ, लेकिन डॉट जो इसमें रहता है इसके आधार पर भी आपको पता लग सकता है कि वो वेज है या फिर नॉन वेज है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे कि आटा, सूजी, तेल, दूध का मानकीकरण और बाजारीकरण निम्न चिन्ह के तहत होता है। तो किसके तहत होता है? ऑप्शन है एगमार्क, ISI, FPO या फिर BIS। तो किसके तहत होता है? तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, एगमार्क के तहत ये होता है। ठीक है, एगमार्क कब आया? 1986 में आया। 1986 में आया एगमार्क। कृषि संबंधित उत्पादों पर ये लगाया जाता है, दाल, अन्न, तेल, ठीक है, दूध, इनका मानकीकरण के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ISI की यदि हम बात करें तो ISI जो है ये आपका ISI जो होता है ये भारतीय मानक ब्यूरो के तहत आता है, यानी BIS के तहत आता है। ये आपका क्वेश्चन भी शायद एक बार पूछा गया था। ठीक है, ISI BIS के तहत आता है। और ये कब प्रभावी हुआ? आपका ISI जो है ये आपका प्रभावी हुआ 1995 से। ठीक है, FPO की यदि बात करें तो ये फलों एवं सब्जियों को संरक्षित उत्पादों पर ये लगाया जाता है, जो भी उत्पाद हैं उनको संरक्षित करने के लिए, विक्रय करने के लिए। ठीक है, तो फलों एवं सब्जियों पर लगाया जाता है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कब आया? 1955 में आया। FPO 1955 में आया। BSI की यदि बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारतीय मानक ब्यूरो, और ये कब आया? 1987 में आया। 1987 में ये आया। ठीक है, BIS 1987 में आया, FPO 1955 में आया, ISI 1995 में आया, एगमार्क 1986 में आया। एगमार्क जो कि किस पे लगाया जाता है? जो कि कृषि संबंधित उत्पाद होते हैं, दाल, अन्न, तेल, दूध, इन पर लगाया जाता है। ISI किस पर लगाया जाता है? जो ये किससे संबंधित है? ये भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित है, 1985 में आया। FPO फ्रूट एवं सब्जियों पर ये लगाया जाता है, फलों एवं सब्जियों पर। ठीक है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मानक होते हैं ये भी, जो किसी भी राष्ट्रीय मानक इकाई से कहा जाता है, मानकीकरण, प्रमाण, गुणवत्ता से संबंधित ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति जन्म लेगा उसको क्या कहते हैं? उस परिवार को। ऑप्शन है उन्मुखीकरण का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार, पितृवंशीय परिवार। तो क्या कहा जाता है? इसे प्रसव का परिवार कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है पितृवंशीय में और प्रसव के परिवार में, क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जहाँ पर बच्चा जन्म लेगा उसे प्रसव का परिवार कहा जाता है। पितृवंशीय होता है जहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली हो, जहाँ पर पिता का नाम, पिता के नियम चलते हो, पितृसत्तात्मक हो। ठीक है, वो होता है पितृवंशीय परिवार। नेक्स्ट है, फैमुलस शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है फैमुलस शब्द का अर्थ? ऑप्शन है सेवक, सामंत, सामंजस्य या फिर मालिक। तो फैमुलस शब्द का अर्थ होता है सेवक। ठीक है, फैमुलस फैमिली शब्द के लैटिन भाषा से बना हुआ है। फैमिली लैटिन शब्द फैमुलस से बना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस भाषा का है, तो ये लैटिन शब्द फैमुलस से बना है। फैमुलस शब्द जो है ये सबसे पहले एलमनी ने अपनी पुस्तक में दिया था। उनकी पुस्तक का नाम था, एल्मर की पुस्तक का नाम था सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। ठीक है, एल्मर ने अपनी पुस्तक में दिया था सबसे पहले ये फैमुलस शब्द। इनकी पुस्तक थी सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमुलस शब्द का अर्थ होता है सेवक। और फैमुलस जो है ये लैटिन, फैमिली का लैटिन शब्द है फैमुलस। फैमुलस शब्द सबसे पहले एल्मर ने दिया था अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में। नेक्स्ट है, विनिंग शब्द, विनिंग शुरू की जाती है, विनिंग शुरू होनी चाहिए, सॉरी कब होनी चाहिए? विनिंग क्या होती है? तो इसका अर्थ होता है स्तनपान का त्याग कराना, यानी जब बच्चे को फीडिंग जो है वो रोक दी जाती है उसके बाद विनिंग स्टार्ट होती है। विनिंग यानी अब बच्चे को आहार की तरफ लेके जाना, मतलब दूध उसका छुड़वा के अन्य आहार की तरफ को लेकर जाना। और ये शुरू हो जाती है 4 से 6 माह पर। आपने भी देखा होगा 4 से 6 माह का जब बच्चा रहता है तो उसको अन्य आहार भी दिए जाने लगते हैं, जैसे मसला हुआ आलू दे दिया बॉइल्ड, ठीक है, जूस दिया जाने लगा, दलिया दिया जाने लगा, तो इस टाइप के उसे आहार दिए जाते हैं। सबसे पहले लिक्विड दिया जाता है, ठीक है, फिर सॉफ्ट से दलिया वगैरह इस टाइप का कुछ दिया जाता है, फिर ठोस आहार की तरफ बच्चे को लाया जाता है। तो वीनिंग होता है
है बच्चे का दूध छुड़वाना या कह सकते हैं स्तनपान त्याग। ठीक है, नेक्स्ट है जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले कौन सा टीका बच्चे को लगता है? ऑप्शन है खसरे का टीका, बीसीजी का टीका, एमएमआर का टीका, उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले जो बच्चे को टीका लगता है वो बीसीजी का टीका होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ठीक है, बैसिली कैलमेट ग्यूरिन, इसकी फुल फॉर्म होती है। जन्म के 24 घंटे बाद यही टीका बच्चे को सबसे पहले लगाया जाता है, बीसीजी का टीका। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। रेक्टम किस तंत्र का भाग है, किससे संबंधित होगा? ऑप्शन है पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से या फिर परिवहन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित होगा। तो रेक्टम जो होता है ये पाचन तंत्र से संबंधित है और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये रेक्टम है, ये ना, ठीक है, रेक्टम होता है, सीकम होता है, एनस है, कोलोन है। तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कोलन, सीकम, एनस, रेक्टम ये सभी किसके पार्ट हैं? तो ये बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं और ये किससे संबंधित होंगे? पाचन से संबंधित ये होंगे। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा है? तो ये एक डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है कि कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है निकिल एवं डॉर्सी ने कहा है, ग्रॉस एवं क्रेडल ने कहा है, वर्गीस ने कहा है या फिर एलिजाबेथ हरलॉक ने कहा है। तो ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा, निकिल एवं डॉर्सी ने कहा है। कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कार्य को सरल तरीके से करना, इस तरीके से कार्य को करना कि जिसमें समय एवं शक्ति भी कम लगे, यानी समय श्रम कम लगे आपका, इस तरीके से कार्य को सरल बनाना होता है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह का उद्देश्य है। क्या होगा हिंदू विवाह का उद्देश्य? ऑप्शन है धर्म, प्रज्ञा, रति या इनमें से सभी। तो ये सभी होते हैं हिंदू विवाह के उद्देश्य। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। धर्म से यहाँ पर अर्थ होता है कि जो भी प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें धर्म जो है कर्तव्य का पालन करना होता है, जो भी कर्तव्य हैं उनका पालन करना, सभी धार्मिक कार्यों को पति पत्नी एक साथ करें, एक साथ उनमें भाग लें, तो ये उनका धर्म है। प्रज्ञा का अर्थ होता है कि विवाह का जो दूसरा उद्देश्य होता है वो पितृ ऋण चुकाना होता है। ठीक है, जो भी पितृ ऋण है उनको चुकाना प्रज्ञा होता है। तीसरा उद्देश्य होगा रति, रति यानी कि आनंद। विवाह जो होता है यौन संतुष्टि एवं काम वासना का साधन होता है। ठीक है, तो ये तीन उद्देश्य होते हैं विवाह, हिंदू विवाह के। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण घरेलू विधि है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए हम घरेलू विधियों में कौन सी विधि अपनाते हैं? ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन द्वारा, नमक एवं चीनी द्वारा, डिहाइड्रेशन द्वारा या इनमें से सभी। तो सभी के द्वारा हम घर पे खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन फ्रिज में हम रख के किसी भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित रख सकते हैं। नमक व चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन यानी उनको सुखा के हम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कितने प्रतिशत नमक का यूज होता है? जो भी जैसे कि अचार हो गया, ठीक है, अचार को हमें संरक्षित रखना है, ठीक है, तो उसमें कितने प्रतिशत नमक होगा? तो नमक की यदि बात की जाए तो 10 से 15% उसमें नमक की मात्रा होती है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 से 15%। चीनी की यदि हम बात करें तो चीनी कितनी होती है? 63 से लेकर 70% चीनी उसमें होती है। कोई भी मीठा भोज्य पदार्थ है उसको संरक्षित रखना है तो उसमें 63 से 70% उसमें चीनी की मात्रा होती है। नमक कितना होता है? जो भी अचार वगैरह जो भी वैसी चीज़ें होती हैं नमक वाली उसमें 10 से 15% नमक होता है। तो ये 20 MCQ थे। कहीं भी किसी को कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। थैंक यू।